नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव, गुरुकुल महाविद्यालय पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के विषय में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जल क्या है। जल मानव के लिए एक आवश्यक पदार्थ है, इसलिए जल ही जीवन है। जल के अभाव में इस जैव जगत की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल प्राणवायु ऑक्सीजन के बाद जीवन जीने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनिवार्य पदार्थ है। विश्व की लगभग सभी सभ्यताएं नदियों एवं झीलों के किनारे विकसित हुई हैं। इसलिए जल का महत्व हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। हमारे धरातल का 2/3 भाग जल है, किंतु कुल जल राशि का 0.3% जल ही शुद्ध बचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे देश में लगभग 9.6% लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त होता है। इसी आधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने एक रिपोर्ट तैयार की कि भारत के 70% अंतः जलीय साधनों का जल पीने योग्य नहीं है, तथा 1972 में भारत सरकार ने जल संसाधन के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की, एक सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण में पाया कि भारत के 152,000 गाँवों में निवास करने वाली 7.5 करोड़ जनसंख्या को पानी शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही इन्होंने यह भी सर्वेक्षण में पाया कि भारत के 90,000 गाँव में निवास करने वाले लोगों को 1.6 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्रों में भी 10 से 15 मीटर की गहराई पर भी उन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात वहाँ पर भूमिगत जल काफ़ी नीचे चला गया है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पेयजल के लिए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके महिलाएं जल लाती हैं, जिसका उचित उपयोग करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जल का सबसे अधिक महत्व राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं जल को एक बड़े घड़े में, एक बड़े बर्तन में लाती हैं और बहुत ही उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका उपयोग करती हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भूमिगत जल इतना नीचे हो गया है कि वहाँ पर बोरवेल की सुविधाएं कम पाई जाती हैं। यहाँ पर भी पीने के लिए पानी को महिलाएं दूर से लाती हैं, जिसका बहुत ही उचित ढंग से उपयोग करती हैं। हम आगे पढ़ेंगे जल प्रदूषण के स्रोत। हम पहले तो जान लें कि जल के मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण के स्रोत 2 हैं। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत, नंबर 2 मानवीय स्रोत। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। जब इन अनुपातों में विविधता पाई जाती है तो वर्षा के कारण यह गैसों में धूल राकण या इसके पदार्थ मिलकर जब वर्षा के साथ हमारे धरातल पर आते हैं तो जल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करते हैं। प्रवाहित होने वाला जल के मार्ग में जब विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या उनके रास्ते में आ जाते हैं,
जिससे जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। साथ ही जल में रहने वाले जलकुंभी, शैवाल एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो जल के प्रदूषण के उपरांत मृतप्राय हो जाती हैं। इसी प्रकार से है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ का निकटवर्ती जलाशय या नदी का जल काफ़ी मात्रा में प्रदूषित होता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ, खनिजों के छोटे छोटे टुकड़े, धूल राख कण बड़े पैमाने पर निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल को प्रदूषित करते हैं। मृदा अपरदन के कारण भी जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि नदियों का ढाल खड़ा है, तो नदियों का जल जब ढाल खड़ा होने के कारण जब वहाँ की मिट्टी अपरदित होती है तो नदियों में गिर जाती है, जिसके गिरने के कारण जल का प्रदूषण होता है। साथ ही है रासायनिक तत्व। रासायनिक तत्व के द्वारा जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। पश्चिम बंगाल एवं बिहार राज्य के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक की समस्या पाई जाती है। अगला है टॉपिक मानवीय स्रोत। मानव एक विवेकशील प्राणी है। वह विकास के दौर में नित्य प्रतिदिन कार्य करता है। वह हमेशा अपने आप को विकसित करने के लिए उद्योग धंधों का विकास करता है, कृषि कार्य करता है, खनन कार्य करता है, परिवहन के साधनों का विकास करता है, उसका संचालन करता है एवं उनका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। उद्योग धंधों के द्वारा बड़े पैमाने पर जल का प्रदूषण होता है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में जल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भारतीय नगरों में 50 से 300 लीटर प्रतिदिन जल का उपयोग लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रति घर में अगर इतना जल का उपयोग अगर किया जाएगा तो कितना जल वेस्टेज होगा, कितना जल खराब होगा। वह जल नालियों के माध्यम से नदियों में, तालाबों में पुनः प्रवेश कर जाता है, आता है और जल को प्रदूषित करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपड़ों को धोती है, साफ रखती है, जिसमें साबुन का उपयोग करती है। नहाने के साबुन के साथ साथ वह जो है कपड़ा धोने का डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करती है। उसके धोने के फलस्वरूप जल का बड़े पैमाने पर जो वहाँ से जल प्रवाहित होता है वह जल प्रदूषित होकर नदियों में, नालों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, जो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। जब उसमें सिंचाई की जाती है तो सिंचाई के दौरान वह रासायनिक पदार्थ उस जल में मिल जाते हैं और वह जल मिलकर जल जब बहता है बाहर की ओर तो आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले तालाबों को, झीलों को तथा नदियों के जल को प्रदूषित करता है। खनन एक महत्वपूर्ण मानवीय स्रोत है। जिस स्थान पर खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है, सबसे पहले वहाँ की वनस्पतियों को काटा जाता है। काटने के बाद वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी को एक दूसरे स्थान पर इकट्ठा की जाती है। जब हवाएं तेज गति से चलती हैं तो अपने साथ धूल राख कण को बहा कर ले जाती हैं और एक नियत स्थान पर जमा कर देती हैं। साथ ही वह निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले तालाबों को, नदियों के जल को तथा झीलों के जल को प्रभावित करते हैं। साथ ही सागरीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम की जो खुदाई की जाती है या पेट्रोलियम को जो निकाला जाता है वह पाइपों के माध्यम से बाहर पेट्रोल निकाला जाता है। इनमें जब कभी रिसाव हो जाता है
या पाइपें टूट जाती हैं तो बड़े पैमाने पर सागरीय जल प्रदूषित होता है। परिवहन। आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम समय में पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन के साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। इस उपयोग के दौरान हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पानी के जहाज़ों में कोयला एवं खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा सागरीय जल काफ़ी प्रदूषित होता है। जहाज़ों के डूब जाने के कारण, चाहे जहाज़ों में रिसाव होने के कारण प्रतिवर्ष 21 मिलियन बैरल समुद्री तेल समुद्रों में गिरता है। अर्थात खनन के दौरान जो पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है उसे भी, तथा जहाज़ों में उपयोग किया जाने वाला जो पेट्रोलियम है उसके रिसाव के द्वारा समुद्री जल बड़े पैमाने पर प्रदूषित होता है। दुर्घटनाएं। आज के समय में मनुष्य कम समय में अधिक दूरी तय करना चाहता है। इस दौरान भी हमारे सागरों में जहाज़ें जब कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, तो उसमें आग लग जाने की संभावना होती है या डूब जाने की संभावना होती है, जिससे हमारा जल बड़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। साथ ही सागरों में जब तीव्र गति से तूफानी लहरें आती हैं तो उनके दौरान भी जहाज़ों के डूबने की संभावना बनी रहती है, नौकाएं डूब जाती हैं, जिससे जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। धार्मिक एवं सामाजिक स्रोत। भारत धार्मिक परंपराओं एवं त्योहारों का देश है। यहाँ पर आए दिन धूमधाम के साथ सभी धर्मावलंबी अपने अपने त्योहारों का आयोजन करते हैं। जैसे हिंदू धर्मावलंबी छठ के पर्व का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। छठ का पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ के पर्व के दौरान महिलाएं जल में स्नान करने के उपरांत वहाँ पर खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिससे वहाँ का जल प्रदूषण होने की संभावना है। जल में मूर्तियों के डुबाने के कारण जब गणेश पूजा या दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है तो मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए नदियों के जल में डुबोया जाता है, जिससे मूर्तियों के डुबाने के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होता है। साथ ही पूजा पाठ के उपरांत जो हवन सामग्री होती है, फूल माला होता है, उसे जल में विसर्जित करने से लोगों को ऐसा विश्वास है कि जल साफ है, नदियों का जल स्वच्छ है, इसको विसर्जित किया जाए तो बहुत ही उचित होगा, जिससे बड़े पैमाने पर जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के आज के समय में हम देखें तो जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण उद्योग धंधों के द्वारा हो रहा है। भारत में हुगली नदी पर कपड़ा, पटसन, कागज एवं शराब की 160 कारखाने हैं। गोदावरी एवं कावेरी नदी जो कानपुर से कलकत्ता तक है, उस नदी वहाँ पर उद्योग धंधों के द्वारा 40,000 गंदे नाले नदियों में मिलते हैं, जो गंगा नदी में आके मिलते हैं और फलस्वरूप सागरों में जाकर गिरते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जल का प्रदूषण होता है। 90% जल प्रदूषण घरेलू एवं नगर पालिकाओं द्वारा होता है। 10% जल प्रदूषण उद्योग धंधों के अपशिष्ट पदार्थों से होता है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय जल निवारण एवं नियंत्रण मंडल ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में पाया कि 142
प्रथम श्रेणी के नगरों से प्रतिदिन 70 लाख किलोलीटर सीवेज निकलता है। शहरों में सप्लाई किया गया जल का 80% जल वाहित मल बनकर नालों के माध्यम से नदियों में प्रवेश करता है, जहाँ से नगरों को सप्लाई शुद्ध पेयजल के रूप में किया जाता है। भारत में 105 शराब कारखानों से 70,000 मिलियन लीटर गंदा जल निकलता है, जो बड़े पैमाने पर जल को प्रदूषित करता है। कागज़ के कारखानों में बड़े पैमाने पर कागज़ को साफ करने के लिए, कागज़ को अच्छा लगने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। जापान में इसके उपयोग द्वारा वहाँ पाई जाने वाली नदियों में या जलाशयों में जो मछलियाँ हैं वह विषैली हो गईं, जिसमें मिनी माता जैसी बीमारी उत्पन्न हुई। जो लोग इन मछलियों को खाए उनमें भी यह बीमारी उत्पन्न हो गई। लोगों में पागलपन की बीमारी हो गई, लोग बेहोश होना शुरू कर दिए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इन पारा के उपयोग से बड़े पैमाने पर जल का प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली के यमुना नदी में 100 घन सेंटीमीटर जल में 7500 कैलीफार्म के कीटाणु पाए जाते हैं, जबकि इस नदी में नालों के बढ़ जाने के कारण, गंदे नालों के बढ़ जाने के कारण, शहरों से गंदे पानी आने के कारण 100 घन सेंटीमीटर जल में इन कीटाणुओं की संख्या 2,40,00,000 से भी अधिक हो गई है। अर्थात शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले नालों के माध्यम से जो पानी आता है उसे बड़े पैमाने पर नदियों का जल, जलाशयों का जल तथा अंत में सागरों का जल प्रदूषित होता है। हमारे भारत में कहा जाता है कि गंगा नदी में शव के विसर्जन से या तट पर शव के जलाने से उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग बड़े पैमाने पर शव का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार गंगा नदी के तट पे करते हैं और अधिक शव को जलाने के फलस्वरूप जो धूल राख कण होता है उनके द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे दिन प्रतिदिन गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही हम कह सकते हैं कि गंगा के जल के प्रदूषण से बड़े पैमाने पर एक समस्या उत्पन्न होगी, जो हमारे लिए भयावह खतरा होगा। तो हम लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि जल प्रदूषण से क्या क्या दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। जल प्रदूषण द्वारा मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उद्योग धंधों से निकलने वाले प्रदूषित जल से फ्लोराइड, साइनाइड, पारा, सीसा उस जल में जब मिल जाते हैं, मिले रहते हैं, तो उससे बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होता है। शहरों में पेयजल का सप्लाई नदियों के द्वारा किया जाता है, जिससे नालों के पानी मिलने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। उसमें पारे की मात्रा रहती है, उसमें अनेक प्रकार की खनिज तत्व होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां, उदर रोग से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप जानते हैं कि पारा एक सबसे बड़ा संचयी जहर है जो मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके उपयोग से मानव में अंधापन, बहरापन, पैरों, ओठों एवं जीभों का शून्य होना आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक उर्वरकों से बड़े पैमाने पर जल का प्रदूषण होता है।
हम देखते हैं कि वनस्पतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का एवं कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग होता है इसको भी हम जानते हैं। दिन प्रतिदिन जनसंख्या की बढ़ती दर के कारण उनके उदर पूर्ति के लिए मानव फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है और करता है। अगर खादों का, रासायनिक उर्वरकों का अगर इसी ढंग से उपयोग होता रहा तो हमारा पर्यावरण काफ़ी प्रभावित हो जाएगा, मिट्टी प्रभावित हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि फसलों का उत्पादन भी कम होगा। निकटवर्ती तालाब, नदियों का जलाशय तथा निकटवर्ती जल जो चाहे नहरों के रूप में बहते हों, चाहे वह नदियों में हों, चाहे जलाशयों में हों, वह काफ़ी प्रभावित होंगे, प्रदूषित होंगे, जिससे बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होंगी। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले जीव जंतु, छोटे पौधे जो निवास करते हैं, जल प्रदूषण की समस्या के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही जल प्रदूषण से उद्योग धंधों द्वारा निकलने वाले प्रदूषित जल के द्वारा कुछ जीव जंतु तो मर जाते हैं, कुछ जीव जंतु विषैले हो जाते हैं। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के अधिक उपयोग से या मछलियां जब प्रदूषित जल को ऑब्जर्व कर लेती हैं, शोषित कर लेती हैं, तो विषैली हो जाती हैं। जब उन्हें मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है तो वह अनेक प्रकार की बीमारियां मानव को जो है उत्पन्न कर देती हैं, जिससे मानव रोग ग्रसित हो जाता है। साथ ही उद्योगों के द्वारा निकलने वाले शीशा या पारा या बेकार जल जब नालों के माध्यम से नदियों में प्रवेश करता है तो नदियों का जल बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो जाता है। कृषि कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जल का? जब प्रदूषित जल सिंचाई के रूप में कृषकों के द्वारा उपयोग किया जाता है तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। साथ ही भूमि बंजर हो जाती है। मिट्टी का उपजाऊपन कम होने के कारण फसलों का उत्पादन कम होता है, जो एक भयावह समस्या है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो है सिंचाई का कार्य नहरों द्वारा किया जाता था। नहरों के पानी में लवणीय एवं क्षारीय जल अधिक पाया जाता है। यह जल मिट्टी की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है, कम करता है, जिससे मृदा अपरदन की समस्या भी भयंकर हो जाती है। साथ ही नगरों, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के द्वारा जल का बड़े पैमाने पर विदोहन होता है, दुरुपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जल प्रदूषित होता है। अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहाँ पर शुद्ध पेयजल की कमी होती है, जिससे लोग उदर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल ही जीवन है, इसलिए हर मनुष्य, हर जीव जंतु, हर लोगों का कार्य है कि जल के महत्व के विषय में समझें, जानें और जल के प्रदूषण के विषय में लोगों को जागरूक करना होगा कि अगर जल का प्रदूषण इसी तीव्र गति से बढ़ता गया तो धरातल पर मानव का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। पृथ्वी पर से सभी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होना हो जाएंगी, जिससे धरातल वीरान हो जाएगा। नदियों में जो मुर्दों को जलाया जाता है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्हें बताया जाए कि आपके द्वारा मुर्दों के जलाए जाने से जो धूल राख कण हैं वह जल को प्रदूषित करते हैं, इसलिए उन्हें भी रोकना चाहिए। धार्मिक पर्व के दौरान जो मूर्तियों का विसर्जन होता है, उन मूर्तियों के विसर्जन पर लोगों को
प्रतिबंध लगाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण करें जो मिट्टी की बनी हों, जो जल में जाने के बाद वह गल जाएं, उस जल में विलीन हो जाएं, ऐसे मूर्तियों का निर्माण करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित जल को तथा अपशिष्ट पदार्थों को जो नदियों में नालों के माध्यम से आते हैं उन पर रोक लगाना चाहिए। इसके माध्यम से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। कृषि कार्य में जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है उनके स्थान पर जैविक खादों का उपयोग किया जाए, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, फसल सुरक्षित रहेगी तथा हमारे लिए भी वह अन्न अधिक पौष्टिक होगा। समुद्रों में परमाणु बम परीक्षण जो किया जाता है उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम परीक्षण के दौरान अनेक कूड़े करकट कचरे हमारे सागरों में आ जाते हैं, सागरों के जल को प्रदूषित करते हैं। इसलिए लोगों को परमाणु बम परीक्षण पर निषेध लगाना चाहिए। साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण का जो कानून बना है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर सख्ती से पालन होगा तो लोग जल प्रदूषण निवारण में सफलता के कगार पर पहुंच सकते हैं। नगरों में जो पर्याप्त मात्रा में नाले हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उन मलिन बस्तियों के लोग अधिकांशतः नालों पर ही शौच का कार्य करते हैं। तो नगरों में बड़े पैमाने पर शौचालय, सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे नालों में प्रवाहित होने वाला जल कम प्रदूषित हो सके। सागरों से निकालने वाले जो खनिज तेल हैं उनकी पाइपलाइनों को समय समय पर निरीक्षण परीक्षण किया जाए। अगर कहीं पर वह टूटती हैं या उसमें रिसाव होता है तो उन्हें तुरंत बनाया जाए, जिसके माध्यम से सागरीय जल के प्रदूषण को रोका जा सके। सिंचाई के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके माध्यम से कृषि फसलों का उत्पादन जो प्रभावित हो रहा है वह प्रभावित नहीं होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं जल हमारे जीवन के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनमोल धरोहर है, जिसे बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जल के महत्व को हम और आप जानें, जल प्रदूषण को रोकें, जिससे हम इस जैवमंडल में संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वदा आगे आएं और जल प्रदूषण को रोकें। क्योंकि जल प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो यह भयंकर बीमारियां हैं, उन बीमारियों से मुक्ति पाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जल प्रदूषण पर संकल्प करते हुए हम जल प्रदूषण की समस्याओं से बचें